सीटें कम आएंगी, कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती है, ऐसा महसूस हो रहा है। कहीं न कहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में 1-2 सीट भले माइनस जाएगी। पिछली बार 2 सीट आई थी कांग्रेस, 9 बीजेपी आई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 1-2 सीट से नुकसान हो सकता है बीजेपी को। डॉक्टर रमन सिंह को देखिए, एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश में। आज उनका नाम कहीं बीजेपी में। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हम बिलासपुर लोकसभा में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आए हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने लोगों की प्राथमिक सोच बनाई है। अपने रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने ऐसे तथ्य ढूंढ निकाले हैं, ऐसी बातें जानी हैं जिससे न सिर्फ जो है लोगों का ओपिनियन बनता है, बल्कि आपके मतदान व्यवहार पे, मतलब जो आपका वोटिंग बिहेवियर है, उस पर भी फर्क पड़ता है। आपसे चर्चा करने के दौरान हम आपका स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ तक में। विशेष रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि साल दर साल जो बदलाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में और खासकर बिलासपुर लोकसभा में, वो किस दर जाता हुआ दिख रहा है, या बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये बदलाव जो है वो नकारात्मकता की तरफ ज्यादा दिख रहा है? वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में, इसमें हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। पिछले बार जो भाजपा को सीटें मिली थी, उसमें ऐसा महसूस किया जा रहा है, जो रुझान दिख रहा है उसमें अभी सीटें कम आएंगी, कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती है, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी अभी तो विधानसभा में जो है कांग्रेस की करारी हार हुई है। हालांकि वो बीजेपी जितनी खराब नहीं थी। बीजेपी तो शायद 14-15 सीटों में समटी थी, इनके पास 35 सीट है। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस का कमबैक करना पॉसिबल है? राहुल गांधी ज्यादा आते हैं इस शहर में आपके? ऐसा है कि विधानसभा में जो रिजल्ट आए, तो लोकसभा में जो रिजल्ट आए उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी जो है बहुत सारी चीज़ों में बदनाम हुई है। खासकर महादेव सट्टा और इस प्रकार में बहुत से आईएएस और आईपीएस अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं। उससे कांग्रेस सरकार को नुकसान होगा। कांग्रेस का आपके शहर का जो कैंडिडेट है देवेंद्र यादव, वो खुद भी कोल लेवी घोटाले जैसे मामले में जो है सपड़ाए हुए हैं। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसे कैंडिडेट के लिए कोई लोगों में सिंपैथी होगी? क्या किधर जा रहा है ये समीकरण? इसमें इस चीज़ का कांग्रेस को नुकसान तो होगा, चाहे कैंडिडेट देवेंद्र यादव ही रहा हो। और दूसरी बात, देवेंद्र यादव के एक माइनस पॉइंट उनका ये भी है कि वो भिलाई से यहाँ आए हुए हैं। तो एक लोगों में एक जनधारणा ये भी है कि बाहर का कैंडिडेट है यहाँ पे, तो जो है लोकल प्रत्याशी जो है नहीं बनाया गया। लोकसभा चुनाव में तो लोकल मुद्दे नहीं होते, लोकल कैंडिडेट नहीं होता। लोग कई बार तर्क दे रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। क्या लग रहा है कि लोकल एजेंडा सच में बिलासपुर के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, लोकल एजेंडा अभी लग रहा है कि थोड़ा ना थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को लोकसभा और विधानसभा की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। और अभी जो राजनीति उथल पुथल हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में 1-2 सीट भले माइनस जाएगी। पिछले बार 2 सीट आई थी कांग्रेस, 9 बीजेपी आई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 1-2 सीट से नुकसान हो सकता है बीजेपी को। तो संभावित आकलन तो काफी साफ दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के फेवर में, लेकिन सबसे कम वोट करने वाला आपका अपना शहर है। क्या लग रहा है कि बिलासपुर में वो जो राजनीतिक चेतना हुआ करती थी लोगों के अंदर, पत्रकारों के अंदर, जो राजनीतिक विचारक है उनके अंदर, वो कम हो गई है, इधर वो किसी तरह से नाराज है? कुछ पहले से कम हो गया है। जो रुझान जो है वो भाजपा से कम हो रहा है थोड़ा अभी। हालांकि ये नए बाहरी कैंडिडेट है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस की एक सीट बढ़ सकती है इधर। कम वोटिंग के क्या मायने होते होंगे? क्योंकि जब राजनीति में कहते हैं ज्यादा वोटिंग हुआ मतलब बदलाव की बयार है, और कम वोटिंग का क्या मतलब होता होगा? एक कम वोटिंग का मतलब इसमें सीधा सीधे ये समझ में आता है कि जनता पहले वोट करती थी, तो वो देखी कि जो भी सरकार आए वो अपने स्टाइल में काम करती थी। तो लोगों को ये लगा कि जब उनको अपने स्टाइल में ही काम करना है, हमारे वोट देने को कोई फ़र्क हो नहीं रहा है, हमको फ़ायदा हो नहीं रहा है। और ये जनरली लोग क्या करते हैं कि गरीबों को बोल के उसकी आड़ में ये दूसरा काम करते हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो उन्होंने पहले वोटिंग करते थे, वो आजकल इसी कारण नहीं निकल रहे कि इनको खाली गरीब दिखते हैं, पर गरीब के नाम से लोग दूसरा काम करते हैं, क्या कोई भी सरकार हो। मतलब राजनीतिक दल की जो कथनी और करनी में जो फर्क है, वो उसने लोगों को निराश कर दिया है लोगों को। क्योंकि आप देखे होंगे कि जिला प्रशासन इतना खर्च किया पैसा कि भाई लोगों को रैली निकाली, लोगों के घर गए,
बावजूद कितना परसेंट बढ़ा हुआ आप ये देखो ना वोटिंग का आप। तो इससे ये समझ में आता है कि जनता नाराज है, अभी भी नाराज है। और ऐसे नेता हमारे बीच में आ रहे हैं कि जो मतलब जिनको बोलने का कुछ ढंग नहीं है, आते हैं और चलाता कोई और है। म्यूट म्यूट सांसद की तरफ इशारा है आपका। सीधा सीधा और क्या सीधा वही है। क्या स्ट्रेटेजी होगी बीजेपी की अगर ऐसा एक सांसद मिल जाए जो यस मैन हो या इधर म्यूट हो? एलिगेंस तो लगते रहते हैं, लेकिन नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, पर यहाँ पर ये है कि मैं बोलता हूँ देवेंद्र यादव अच्छा है, ठीक है, पर देवेंद्र यादव को माइनस उन्हीं के लोग कर रहे हैं। पिछले 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया? खाली गुंडागर्दी, ये घोटाला वो घोटाला। देवेंद्र यादव अच्छे हैं, पर क्या है कि उनको माइनस इन लोग करेंगे। आपस में जो उनकी लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि ये सब चीज़ बीजेपी में नहीं आती है, तो उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी जीतेगी नहीं, मतलब इनके कमी कारण वो बीजेपी जीतने वाली है। बीजेपी एज कम्पेयर टू कांग्रेस ज्यादा संगठित और मजबूत दिखती है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा है कि बीजेपी के नेताओं को केवल उतना ही काम दिया गया, उन्होंने उतना ही काम किया। तोखन साहू को हमने कई बार देखा कि अलग थलग अकेले फकेले रखे पड़े रहे। क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके पीछे? बीजेपी के नेता खुद भी नहीं चाहते ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करना, या ज्यादा काम किया तो आलोचनाएं हो जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में अभी जो चल रहा है वो ध्रुवीकरण और केंद्रीकरण की नीति चल रही है, और बाकी लोग जो है वो सब इशारे पे काम करने वाले महसूस है। ऐसा नहीं है, काम जो है वो अपने अपने तरह की काम जो है सरकार करती है, जो रहता है सत्ता में वो करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नेतृत्व और ध्रुवीकरण दोनों में अंतर होता है, और अभी जो चल रहा है बीजेपी में वो ध्रुवीकरण और केंद्रीकरण की नीति चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। और बाकी तो लोग जो आएंगे, जो कांग्रेस के लोग आए या भाजपा के लोग आए, जो भी आए, नेतृत्व जिसका रहेगा वो लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। आपके शहर में कुछ लोकल नेता हैं, पहले क्या वो जो है कैबिनेट में हुआ करते थे, 15 साल मंत्री रहा करते थे, अब तो पूछ परख भी खत्म हो गई, उन्होंने अपना काम किया और शांति से बैठे पड़े हैं। हमने सुना कि अभी जो है साय कैबिनेट में जगह खाली होने वाली है और एक जो है मंत्री फिर से वहां जाने वाला। क्या लग रहा है कि ये जो कांग्रेस के अंदर जो है आपस में जो खींचतान है या भीतर घात है, ऐसे ही माहौल जो है वो बीजेपी में दिख रहा है क्या? मैं समझता हूँ कि ऐसा सभी पार्टियों में सभी जगह चलता है। देखिए क्या होता है कि अंदर खींचतान सभी जगह रहती है, लेकिन होता ये है कि जिस पार्टी की मतलब जोर जो है कमज़ोर दिखने लगती है, डोर कमज़ोर दिखने लगती है, तो लोग जो है वहाँ पर खींचतान ज़्यादा दिखती है। जैसे अभी कांग्रेस का जो है वो ईडी और बाकी घोटालों को इसको उसको लेके जिस प्रकार का प्रचार प्रसार हुआ है, उसके कारण जो है कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने अपनी पार्टी बदल के भाजपा में आए। और या तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, या दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि अपना पल्ला जो है साफ करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लोग उधर भाग रहे हैं। तो कोई जो वॉशिंग मशीन की बात कही जाती है बीजेपी के पास है, ऐसा कुछ है क्या? अब होता क्या है, सब अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं, किसी का जादू चल जाता है और कोई चला ही नहीं पाता है। तो अभी जो वर्तमान में दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने ऐसा प्रभाव दिखाया है जिससे बाकी दल जो हैं या दल के नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं, नेतागण जो लोग हैं, कहीं ना कहीं भय से सहमे हुए हैं, और कुछ लोग जो है वो प्रभावित होते जा रहे हैं। भय की बात कर रहे हैं, अनुशासन के हंटर की बात कर रहे हैं। अगर आपने बीजेपी में रहते हुए ज्यादा बात की तो या तो पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा देंगे या आपकी जगह पे कोई अल्टरनेटिव तैयार कर लेंगे। क्या यही वो तरीका है बीजेपी का जिससे लोग जो है, जैसा आपके साथी कह रहे हैं कि एक भय का माहौल बीजेपी के भीतर भी बना हुआ है, ये वही बात है क्या? एक्चुअली क्या है, बीजेपी में जो है अभी वर्तमान में एक तो बहुत सारे कांग्रेसी लोगों ने प्रवेश किया, तो ये अच्छी परिपाटी नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के पुराने लोग हैं जो वो हैं, और जो है उनमें थोड़ा सा आंतरिक जो है बेचैनी है, क्योंकि कांग्रेस से लोग आ रहे हैं तो उनमें थोड़ी सी बेचैनी है कि भाई हम इतने साल से इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बेचैनी वाली बात पे हम थोड़ा इनपुट डालते हैं। हमको पता चला कि जो तखतपुर के विधायक हैं धर्मजीत सिंह, किसी पार्टी विशेष से आए थे, अब तो बीजेपी के हिस्से में है। हाँ। सुना है कि वो भी कैबिनेट में जाना चाहते हैं। देखिए, कैबिनेट में काफ़ी लोगों की जो है लंबी लिस्ट है और सब जो है जीत के आए हुए हैं। आपके अपने शहर से 4 नाम हैं। अपने यहाँ से 4 नाम है, रायपुर से कम 2 दावेदार हैं, राजेश मूणत और चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर, है ना। लेकिन राजेश मूणत के लिए कहते हैं कि उनका लाठी खाना काफी फायदेमंद रहा किसी जमाने में।
अजय चंद्राकर तो मुंहफट है काफी, जो है उनको टॉलरेट करना मुश्किल होता है। वैसे लाठी खाने से कई लोगों का भाग्य खुला है। आपके यहाँ भी कुछ लाठी खाने वाले लोग हैं, अटल श्रीवास्तव जैसे? नहीं, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन लाठी खाने से कुछ लोगों का भाग्य खुला। अब तो- अपन ये देखते हैं कि बीजेपी में अगर लाठी खाया तो उनका भाग्य क्या खुलता है। आपके अपने शहर में कुछ लोग हैं जिन्होंने लाठी तो नहीं खाया, लेकिन काफी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं बीजेपी के भीतर। हम नेता प्रतिपक्ष रह चुके धर्मलाल कौशिक की बात कर रहे हैं। सुना था कि इस बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और खुद कहीं और जाना चाह रहे थे। क्या लग रहा है कि क्या इस बार वो कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में हो सकते हैं साय के? अब देखिए, मंत्री पद केवल 2 हैं, दावेदार 6 हैं, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ यंग चेप को मौका मिलना चाहिए, और सभी पुराने 15-15 साल मंत्री रह चुके हैं। आपकी इच्छाएं नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि क्या समीकरण बन रहा है। जी, आप क्या चाहते हैं तो बोल जाए, क्या बन रहा है समीकरण? नहीं, वैसे जो विकास के हिसाब से भी जो है यंग चेप को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, और प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों ने जो 15-15 साल प्रतिनिधित्व किया है, तो बिलासपुर की क्या तस्वीर है उसको तो सभी जानते हैं। सभी जानते हैं। ये आपका शहर खोदापुर कहते हैं, आपका जो पिछला मंत्री हुआ करता था, अब तो उनको जो है साइड लाइन लगाया हुआ है। सुना है कि अपने टिकट कंफर्म करने के लिए एफर्ट लगाया था, अब उनसे जो है जिनको आगे करके लाए थे अरुण साव को, वो उनसे कहीं कोसों दूर आगे निकल गए हैं। तो क्या लग रहा है कि एक तरह की इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगी बीजेपी के नेताओं में? नहीं, बीजेपी में क्या हर पार्टी में रहता है, लेकिन बीजेपी में अभी ज़्यादा दिख रहा है। कोई जिस नेता का कद बढ़ता है और बहुत ऊंचाई तक जाता है, खुद बीजेपी, जैसे कांग्रेस के बोलते हैं ना कि आपसी टांग से, खुद बीजेपी वाले हाशिए में डाल देते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह को देखिए, एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, आज उनका नाम कहीं बीजेपी में। चलिए, रमन सिंह का आपने नाम लिया तो लगे हाथ जो रमेश बैस का भी नाम ले लीजिए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वही स्थिति है। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस से जो बीजेपी में जा रहे हैं ना, लोगों के में भी धारणा जा रही है कि बीजेपी जो है कांग्रेस मय होती जा रही है। ये अच्छा संदेश नहीं है बीजेपी के लिए। जी, मजाक मजाक में किसी ने एक बात कही कि अब इतने कांग्रेसी बीजेपी में है कि अगर वो चाहे तो किसी दिन भी बीजेपी को डिसॉल्व कर देंगे, इतने ज्यादा जो है कांग्रेसी बीजेपी में घुस गए। क्या बात है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी जो है वो थोड़ा सा हर काम को प्लानिंग से करती है। तो जो कांग्रेसी उनमें उनके पास आए हैं, जो पार्टी से छोड़ के आए हैं, तो वो उनको उसी जगह में दल बदलू नेताओं की अपनी एक औकात है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सीधा सीधा सीधा, क्योंकि उनको मालूम है वो खाली वो यूज करेंगी कि वो बंदा कहाँ यूज किया सकता है। हाँ। तो और उनको मालूम है कि वो ऐसे लोग ही गए हैं कांग्रेस के जो ऑलरेडी पैसे जिनके पास है, उनको लग रहा था कि भाई मेरा ईडी का छापा पड़ सकता है। कोई अब चाहे जमीन सरकारी जमीन दबा के रखा हो, ऐसे लोग भी गए हैं। हाँ। जो कई सौ करोड़ रुपए ऐसे बात निकल के आती है, कई सौ करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो वो अपने पैसे को बचाने के लिए वो गए हैं। कल अगर कांग्रेस आएगी तो फिर वो वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। तो फिर वो बीजेपी के भी वॉशिंग मशीन में धूल डाल के साफ सुथरे हो रहे हैं। हाँ। सीनियर जो जर्नलिस्ट है वो बताते हैं कि क्या एक्चुअल में कहानी चल रही है, और ये कहा जा सकता है कि जो हाल उद्धव का वही हाल माधव का। तो बीजेपी और कांग्रेस में सिमिलैरिटीज काफी चीजें हैं, लेकिन फिर से हम अपने कोर मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार क्या होगा बिलासपुर लोकसभा का। बिलासपुर लोकसभा की बात करते हैं तो आपके शहर को खोदापुर भी बोला, 8 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम करते हैं। देखा हमने कि सबसे कम वोटिंग आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है, और अगर उनको फिल्टर करके देखा जाए तो सबसे कम हमने देखा जो है वो मस्तूरी में हुई वोटिंग। क्या वजह मानते हैं इसकी? वहाँ तो कांग्रेस का अच्छा खासा है, वो भी जो एमएलए है वो भी कांग्रेस का है। नहीं, तो ये मैं जो पिछली सरकार जो रही है 5 साल विधायक जो थे, तो वहाँ क्या काम हुआ नहीं है। लोगों में नाराजगी तो है, और मैं बताया ना कि लोगों को लगने लगा कि भाई जब मैं जाके लाइन में खड़े होकर वोट दे रहा हूँ, बावजूद इसके मेरा जब जो भी आता है मेरा काम तो होना नहीं है। तो इसी कारण जो कमी आई है ना, ये इसी कारण कमी आई है। और कुछ लोग तो जानबूझ के सोचते हैं भैया कि हम नोटा में ही देंगे, और नोटा में देख के अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं लोग। पिछली बार आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा लोगों ने जो है नोटा में बटन दबाया था, लेकिन निर्वाचन ने ये नहीं बताया लोगों को कि आखिरकार कितने वोटों % नोटा में दबेंगे और फिर री इलेक्शन हो जाएंगे। नोटा अगर उस बैलेट सीट पे है या फिर ईवीएम मशीन में है तो क्यों है, और कितने नंबर ऑफ वोट होने से नोटा के क्या असर होगा, ये बात भी जो है निर्वाचन की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है। क्या लगता है कि निर्वाचन जानबूझ के इस तरह की बातों को नहीं बताता क्या?
हाँ, जानबूझ के नहीं बताता ताकि लोग और जागरूक मत हो जाए। लोगों को लगे जब 4000 है तो लोगों में लगेगा जब 4000 वोट पड़ रहा है तो फिर हम भी उस लाइन में हम भी है कि भाई नोट हम भी नाराजगी जाहिर करें। जी। हमने सुना कि कहीं किसी देश में नोटा का ये ऑब्जेक्ट है कि अगर 40% से ऊपर या फिक्स नंबर के ऊपर जो है नोटा अगर वोट पड़ जाता है तो वो इलेक्शन जीरो कर देंगे, वो कैंडिडेट सफल कर देंगे, वो जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट उनको हटा देंगे और इलेक्शन को जीरो करके फिर वापस जो है चुनाव कराते हैं। कई देशों में ऐसा होता है। यहाँ पे उस तरह का सर्कमस्टेंसेस नहीं बनता या उस तरह का ब्रीफ नहीं करते। आप बतौर जर्नलिस्ट इसके बारे में क्या जानते हैं? 40% से अगर ज़्यादा वो होता है तो निर्वाचन ने कभी बताया तो नहीं है। नहीं, निर्वाचन नहीं बताया, लेकिन ये प्रावधान उनको भविष्य में करना चाहिए कि अगर 40% से ऊपर होता है तो री इलेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि जो है जब वो इनमें से किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं और विकास के लिए एक कोई ना कोई तो प्रतिनिधि चाहिए उनको, तो ये एडॉप्ट करना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए आने वाले समय में। आयोग की भूमिका को लेकर बहुत सवाल उठे हैं इस दौरान। ईवीएम मशीन से लेकर जो आयोग के कर्ता धर्ता हैं या जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी जो है सवाल उठते रहे हैं। क्या लग रहा है कि जानबूझकर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी छवि को भी जो है वो डैमेज किया जा रहा है? मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो ये बात तो उठी है कि बटन कहीं पर भी दबाइए लेकिन जाएगा कमल को। जी। ये वीडियो वगैरह में भी आया। अब जैसा कि हम अपने चर्चा में सुन रहे थे कि आखिरकार जो है निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है, नेताओं की क्या भूमिका होती है और सिविलियन यानी आम जनता का क्या जो है रोल होता है इस पूरे चुनाव के दौरान। हमने देखा कि वहां जहां वोट ऑफ परसेंट कम है, ये देखा जा रहा है कि वो बदलाव नहीं चाहते, आइदर किसी तरह से साइलेंट वोट पे चले गए हैं। जैसा कि मैं महसूस करता हूँ ये निर्वाचन आयोग की भूमिका है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की उनकी अपनी भूमिका है। जो प्रशासनिक लाभी है उनका काम होता है, जो निर्देश है प्रशासनिक निर्देश है उसका अनुपालन कराना और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। लेकिन हमने कुछ दृश्य देखे यहाँ, किसी पार्टी विशेष का झंडा बैनर तो आपने बहुत फुर्ती से उतारा और एफआईआर भी किया, लेकिन इतनी ही फुर्ती से जो है आपने सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेट का ना तो बैनर पोस्टर उतारा, ना धार्मिक कार्यक्रमों पे जो है एक्शन लिया और ना ही एफआईआर किया। मैं उस पे भी ऐसा महसूस करता हूँ कि देखिए वर्चस्व की जो बात है, रूलिंग पार्टी जो रहती है उसका कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियों से वर्चस्व ज़्यादा होता है और उसका प्रभाव रहता है और बाद में भी उसका असर पड़ेगा, ये सोच मन में बनी रहती है कि कहीं इसका खामियाजा जो है बाद में ना भुगतना पड़े। तो इस प्रभाव के कारण जो है जो रूलिंग पार्टी रहती है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी लोगों को कम महत्व दिया जाता है। ये अंतर शायद उसके कारण देखने को मिलता है। इसी वजह से जो है सिविलियन या आम लोगों में नाराजगी है क्या? क्योंकि जो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, संदेश जाना चाहिए था, वो कहीं बिलासपुर में जो है वो लैग कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जनता भी तो फेक न्यूज ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, फेक न्यूज आते हैं। जैसे मेरे आज व्हाट्सएप में आया है प्रधानमंत्री जी नामांकन कर रहे हैं, मुर्मू का तो फोटो डाल दिया गया है। जी। जनता को तो अवेयरनेस है ही नहीं है ना, वही चलते रहता है सब। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो भी लोगों को प्रभावित कर रही है। बहुत 90% कोशिश प्रभावित हो रहा है। सही मानते हैं जो कांग्रेस है तो भाजपा गाली देगा, भाजपा वाले कांग्रेस गाली देते हैं। जी। और जहाँ तक निर्वाचन आयोग का बात है, बात पक्ष और निष्पक्ष का नहीं है। जैसे अभी कोर्ट में डाला सुप्रीम कोर्ट में, तो भैया सुप्रीम कोर्ट को तो मानना पड़ेगा ना, गलत हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। जहाँ तक बटन दबाओ, कमल मैं दबाया हूँ, जिसने दबाया वही पर्ची निकली है, वही पर्ची निकली जिसने मैंने दबाया है। जी। तो निर्वाचन आयोग को कैसे दोषी खड़ा होगा? तो निर्वाचन को पूरा दोष नहीं दे सकते, लोग भी जिम्मेदार हैं, ये कहना चाहते हैं। बिलासपुर की अपने एक तासीर है, यहाँ पे कई जो है मास मूवमेंट हुए हैं, चाहे रेलवे के जोन के लिए हो या फिर हवाई जहाज के लिए हो। रिसेंट वाला हवाई जहाज के लिए था जब हमको जो सुविधा चाहिए थी। हमने देखा कि इन दोनों ही मूवमेंट के बाद जो है इससे बड़ा मास मूवमेंट कभी हुआ नहीं। हालांकि यहाँ गर्भाशय कांड हो गया, मास मर्डर हो गए, यहाँ पे हमने देखा कि रेल के बड़े हादसे हो गए, 30 से ज़्यादा लोगों को जो है ट्रेन की पटरियों में कटकर जान गंवानी पड़ी और फिर सालों बाद जो है वो अंडर ब्रिज बन पाया, वो भी पूरा नहीं बन पाता था। क्या लग रहा है कि यहाँ जो मास मूवमेंट है या लोगों का जो आंदोलन, जन आंदोलन है, उसकी कभी बहुत कमी महसूस होती है या फिर बड़े से सुस्त और जो है क्या कहें जिसको
एक तरह से निष्क्रिय लोग यहाँ है। नहीं, बिलासपुर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे पिछले जो है कई सालों से जनप्रतिनिधियों ने जो काम करना था उसको जो है गंभीर होकर नहीं किया है। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, आपको सीवरेज जो है, जनता को ये मालूम है कि सीवरेज 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जबकि सीवरेज जो है कम से कम 44 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इसकी मेन लाइन जो है 1980 में डाली गई थी। ये और बहुत ये कम 1980 से अब तक बना नहीं, क्यों? अब तक नहीं बना, क्योंकि इसमें जो है चाहे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हों चाहे बीजेपी के जनप्रतिनिधि हों, इसमें ये सीरियस नहीं रहे और ये जो है केवल अपनी चीजों में सीरियस रहे। अपनी चीजें मतलब खुद की बढ़ोतरी, खुद का इनकम, खुद का वेल्थ बढ़ाना नहीं, खुद का विकास, बिलासपुर के विकास से ज्यादा उन्होंने खुद का विकास देखा। जितने भी मंत्री अपने यहाँ बिलासपुर में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, उन्होंने खुद का विकास देखा। बिलासपुर का विकास देखा होता तो 44 साल पुरानी सीवरेज की स्थिति आप देख लीजिए। आधी जनता को बिलासपुर की ये मालूम है कि ये स्कीम 20-22 साल पुरानी है, लेकिन मैं आपको एक नई जानकारी देता हूँ कि ये स्कीम कम से कम 44 साल पुरानी स्कीम है। ये जो साथी के एलिगेंस है, ये सीनियर जर्नलिस्ट के एलिगेंस ने कहा है, तो तथ्यों पे बात करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जरूर इस बात को जो है नोटिस किया होगा कि कितना पुराना ये प्रोजेक्ट है। क्या लग रहा है कि अब जब लोकसभा चुनाव हो गए हैं, देवेंद्र यादव है, तोपन साहू है, इन्होंने भी जो है जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर पॉलिटिक्स शुरू की है और कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पे आप जो है वोट कर दो। अब बदलेगा आपके शहर का जो है आबो हवा या नक्शा? नहीं बदलेगा जी। आप देखोगे अपने भारत देश में जो लोकतंत्र की जो स्थिति है बहुत मतलब डराने वाली स्थिति है, और जो भी खड़े हो रहे हैं यहाँ पर सब डरे हुए लोग हैं और खुद मतलब करप्ट लोग हैं लोग जो खड़े हुए हैं। तो इन लोग से उम्मीद तो मुश्किल है। मतलब ये है कि जनता को तो एक जन को वोट तो देना ही है, तो जनता वोट दे रही है, बस कोई मजबूरी में दे रही है, कोई उनको दिल से खुशी नहीं है। और मतलब पूरा तंत्र एक ऐसा लग जाता है कि एक जन को जिताना है, और जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद फिर जनता क्या परेशान होती है उसको फिर जिला प्रशासन कुछ नहीं आता। तो ये स्थिति बहुत डराने वाली है, और आगे अगर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो आपने सुना कि शहर के, बिलासपुर शहर के सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहते हैं और किस तरह का भय या जिसकी डर जो है उनको भी महसूस होता है, और ये क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है, और क्या सिविलियन इसका कोई हल निकाल सकते हैं, और क्या ये भविष्य में बदल सकता है? ये तमाम सवाल भविष्य के घर में ही है, और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र से काफी उम्मीदें हैं लोगों को। ये जो महापर्व हम बिता रहे हैं लोकतंत्र का, मतदान का और नई सरकार चुनने का, इसके क्या आगामी परिणाम होंगे ये निकट भविष्य में स्पष्ट होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।